रजनी, ये सब क्या है? बाहर सारे मेहमान बैठे हुए हैं, किसी ने अभी तक कुछ भी खाया नहीं और तुम यहाँ कमरे में आकर अकेली ही खाने पीने लगी हुई हो। शर्म आने की बात है। सब लोग वहाँ इंतजार में बैठे हुए हैं कि बहू के हाथ का गर्मा गर्म खाना खाने को मिलेगा। मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। मैंने तो सोचा था कि मेरी पत्नी तो सबके लिए एक आदर्श बहू बनकर दिखाएगी। आरव अपनी पत्नी रजनी को कमरे में आकर टोकते हुए बोला। ये सुनकर खाना खाते खाते रजनी के हाथ वहीं रुक गए। पर हाथ में जो निवाला था उसे वापस थाली में थोड़ी ना रखती, इसलिए पहले उसे मुंह में रखा और फिर आराम से चबाते हुए कहा, आप लोगों ने ही तो कहा था कि अभी भूख नहीं है, इसलिए बाद में खाना खाएंगे। मुझे जोर से भूख लग रही थी, इसलिए खाना खाने बैठ गई। ये सुनकर आरव चिढ़ते हुए बोला, हद करती हो तुम। सब लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनके साथ बैठना तुम्हें पसंद नहीं। घर आए मेहमानों से पहले तुम खाना खाने बैठ जाती हो। कभी रिश्तों की कद्र भी कर लिया करो। बाद में कहती हो कि ससुराल वाले हमें अपना नहीं समझते। हम्म। ससुराल वाले और मुझे अपना समझेंगे? मजाक कर रहे हो तुम? तुम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया पर मुझे नाश्ते के लिए पूछा भी नहीं। सुबह से अकेले ही काम में लग रही हूँ। आप लोगों का क्या है, कभी चाय कभी नाश्ता बराबर आप लोगों के पास आ रहा है। और मेरा क्या? सुबह नाश्ते की तैयारी में लगी रह गई थी और अब खाने की तैयारी में। आप लोगों से पूछा तो आपने खाने के लिए मना कर दिया। अब क्या इंतजार करती रहती? मुझे तो भूख लग रही है, सुबह से एक निवाला पेट में नहीं गया है, इसलिए खाना खाने बैठ गई हूँ। रजनी ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। तुमसे बात करना ही बहस करने के बराबर है। हमने तुम्हारे हाथ थोड़ी ना रोके थे नाश्ता करने के लिए जो तुम हमें ये सब कह रही हो। अचानक सासू माँ दमयंती जी कमरे में आते हुए बोली, जब मम्मी जी आपने मेरे हाथ नाश्ता करते समय नहीं रोके थे तो अब खाना खाते समय क्यों रोक रही हो? कहीं ऐसा ना हो कि मैं खाने के लिए भी कह दूं कि आप लोगों ने तो मुझे खाने के लिए भी नहीं पूछा और फिर आपको ये जवाब देना पड़े कि हमने तुम्हारे हाथ थोड़ी ना रोके थे, इसलिए मुझे चुपचाप खाना खा लेने दीजिए। रजनी ने भी पलटकर जवाब दिया। ये सुनकर आरव और दमयंती जी एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए और फिर दोनों ही पैर पटकते हुए बाहर आकर बैठ गए। देखा, बिल्कुल भी संस्कार नहीं है। घर में मेहमान आए हुए हैं, पहले उनको खाना खिलाना चाहिए था। घर के बड़ों को खाना खिलाना चाहिए था। बहू को तो सबसे आखिरी में खाना खाना चाहिए, पर नहीं, पहले खुद का पेट भरने बैठ गई। दमयंती जी ने चिढ़ते हुए कहा, मम्मी आप तो शांति रखो। बेवजह आप चिल्लाओगी और फिर बाहर मामा जी मामी जी और उनके परिवार वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में, इसलिए अपनी इज्जत के लिए आप चुप्पी बनाए रखो। आरव ने दमयंती जी से कहा। हाँ भाई, मुझे तो चुप रहना ही पड़ेगा। आखिर यहाँ नाक कटेगी तो मेरी कटेगी। उसका क्या है? उसके परिवार वाले होते तब पता चलता। कहते हुए दमयंती जी अपने भाई भाभी के बीच में आकर बैठ गई। इधर रजनी ने भी अपना पूरा ध्यान अपने खाने पर केंद्रित रखा। भले ही कोई नाराज हो, उससे उसे कोई लेना देना नहीं। आखिर भूख जोरों से लग रही थी, इसलिए पहले पेट पूजा थी। वैसे भी उसे ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि इस घर में कितना ही किसी के लिए कुछ भी कर लो, कोई खुश होने वाला तो है नहीं और ना ही कोई उसे मेडल मिलने वाला है। उल्टा उसमें ही 10 कमियां निकाल दी जाएगी और सबके सामने उसे ही गलत साबित कर दिया जाएगा। आखिर अपनी 3 साल की शादीशुदा जिंदगी में वो ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। जब वो शादी होकर इस घर में आई थी तब वो भी एक पैर पर सबकी सेवा के लिए खड़ी रहती थी। भाग भाग कर हर काम संभालती थी, सबके खाने के बाद ही खाना खाती थी, लेकिन अपने से पहले ही सबको मानती थी। इसलिए कई बार वो खुद पर भी ध्यान नहीं दे पाती थी और फिर जब उसके काम की तारीफ कोई करता था तो वो फूलकर कुप्पा हो जाती थी। आरव भी अक्सर उसकी बड़ी तारीफ करता था। आज के ज़माने को देखकर मुझे बड़ा डर लगता था कि पता नहीं मेरी पत्नी कैसी होगी, पर मैंने जैसी पत्नी चाही थी तुम बिल्कुल वैसी ही हो। तुम मेरे परिवार को अपना परिवार समझती हो, बस जैसी हो वैसी ही रहना, कभी बदलना मत। आरव के मुंह से ये अपनी तारीफ सुनकर रजनी बड़ी खुश हो जाती। सब कुछ सही चल रहा था। इसी बीच में देवर विराट की भी शादी हो गई। देवरानी ललिशा भी घर पर आ गई, पर वो रजनी की तरह बिल्कुल नहीं थी। वो तो हमेशा अपने में मस्त रहने वाली थी। जितना काम हो पाया उतना किया, बाकी अपने कमरे में आराम से रहती। अक्सर शाम के समय दोनों पति पत्नी घूमने निकल जाते। नई नई शादी थी इसलिए रजनी ने भी कुछ नहीं कहा और अपने आप ही पूरा घर संभाले रखा। उन्हीं दिनों रजनी और ललिशा एक साथ गर्भवती हुई। ललिशा तो अपने स्वभाव अनुसार जितना काम होता उतना ही करती और अपने खाने पीने आराम का पूरा ध्यान रखती, लेकिन रजनी, वो तो बस अपने ही कामों में लगी रह जाती, इसलिए नाश्ते खाने का इतना खास ध्यान भी नहीं रख पाती। ठीक से खाना पीना आराम ना होने के कारण धीरे धीरे रजनी कमजोर पड़ने लगी थी। लेकिन एक दिन कमजोरी के कारण जब उसे चक्कर आने लगे तब आरव उसे डॉक्टर के पास लेकर गया।
तब डॉक्टर ने उसे आराम करने की सलाह दी। साथ ही साथ ये भी कहा कि वो खाने पीने का पूरा ध्यान रखे। आरव ने घर आकर डॉक्टर की बात वैसे ही दमयंती जी के सामने दोहरा दी। तब दमयंती जी ने चिढ़ते हुए कहा, अरे छोटी बच्ची है क्या जो अपना ध्यान नहीं रख सकती? घर में सामान लाकर रख तो रखा है, जैसे छोटी बहू अपना खाने पीने का ध्यान रख लेती है वैसे खुद भी रख। हमने इसका हाथ थोड़ी ना पकड़ा हुआ है। पर मम्मी जी काम कितना होता है, मुझ अकेले से इतना काम कहाँ हो पाता है। मैं भी तो थक जाती हूँ, इस कारण खाने पीने की इच्छा ही नहीं होती। रजनी ने धीरे से कहा, देख बहू, काम का बहाना बीच में लाने की जरूरत नहीं है। अपने आलस को हमारे ऊपर डालने की जरूरत नहीं। घर में चीज रखी हुई है, खुद उठाकर खा लो। और रही बात काम की, तो काम तो करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों का काम है, मेरा नहीं। दमयंती जी ने यह बात कहकर बात को वही खत्म कर दिया। लेकिन काम का बोझ कुछ भी कम नहीं हुआ। रजनी को ही सब कुछ संभालना पड़ रहा था। वो बार बार आरव को भी कहती, लेकिन उसे तो कोई लेना देना ही नहीं था। उसका तो हर बार एक ही तकिया कलाम होता था। अरे एक आदर्श बहू वही होती है जो सबकी सेवा करे, काम से जी ना चुराए। रजनी घुट घुट कर जी रही थी। मायके में माता पिता तो थे नहीं। बुआ ने ही अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए उसकी शादी की थी, इसलिए कहे भी तो किसे। लेकिन आखिर कब तक? उसे अपनी गर्भावस्था में परेशानी का इतना सामना करना पड़ा कि उसका बेटा भी कमजोर ही पैदा हुआ, जबकि देवरानी का बेटा सेहतमंद। जब भी कोई दोनों बच्चों की तुलना करता तो घर वाले एक ही जवाब देते, अरे हमने तो दोनों बहुओं का एक सा ही ख्याल रखा था। दोनों के लिए खाने पीने का बंदोबस्त भी एक जैसा ही था। हमने इसके हाथ रोके हुए थे क्या? खाने पीने का तो यही ध्यान रखती। लेकिन नहीं, पूरे 9 महीने चिड़चिड़ करते निकाले हैं, तो बच्चे को खाया पिया कहाँ से लगे। लेकिन 15-20 दिन होते होते उससे काम की उम्मीद की जाने लगी। वही देवरानी तो आराम के लिए अपने मायके चली गई। अब अपने बच्चे की हालत देखकर रजनी को भी समझ में आने लगा था कि उसे ही अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। इसलिए अब उसे जितना काम होता उतना ही काम करती। अपने खाने पीने और आराम का पूरा ख्याल रखती थी। साथ ही अपने बच्चे को भी पहली प्राथमिकता देती थी। उसमें आए इस तरह के बदलाव को देखकर घर वाले खुश नहीं थे, लेकिन वो उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसलिए आज जब मामा ससुर और मामी सास घर पर आए तो रजनी ने उनका स्वागत तो किया। चाय नाश्ता भी खुद अपने हाथों से बनाकर उन्हें खिलाया। लेकिन जब खाने के लिए उन लोगों ने बात पर बात टाल दी तो उन लोगों के खाने का इंतजार नहीं किया। अपने आप अपने कमरे में आकर खाना खाने लगी। रजनी खाना खाकर बाहर निकली ही थी कि इतने में दमयंती जी ने तंज करते हुए अपनी भाभी से कहा, भाभी आपको याद है, अपने जमाने में तो जब तक घर में आए गए मेहमान खाना ना खा ले, घर के बड़े खाना ना खा ले, बहुएं तो खाना खा ही नहीं सकती थी। पर भाई नया जमाना है, क्या कह सकते हैं। उनकी बात सुनकर मामी सास कुछ कहती इससे पहले रजनी ने कहा, मामी जी पहले के लोग तो अपनी बहुओं के हाथ पकड़ कर रखते थे, इसलिए वो लोग खाना कहाँ खा पाती थी। लेकिन आजकल के ससुराल वाले अपनी बहू का हाथ थोड़ी ना पकड़ कर रखते हैं। अपना ख्याल तो खुद ही रखना पड़ता है। वरना कुछ ससुराल में तो ऐसा भी होता है कि एक बहू काम करे और दूसरी आराम करे, फिर भी काम करने वाली ही बुरी होती है। रजनी ने जवाब दिया तो दमयंती जी ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। लेकिन उन्होंने दोबारा रजनी के बारे में इस तरह की बात नहीं की, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ गया कि बहू को अगर सामने करोगे तो वो सामने जवाब जरूर देगी।